fall from A to B. A to B का जो तुम्हारे पास गिवन है वो डिस्टेंस गिवन है, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है। हॉरिजॉन्टल स्पीड और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.43 और स्पीड आपको गिवन है 1.1। horizontal distance divided by horizontal speed is equal to time, which is 0.39 seconds. Then use your answer in part B, part 1 to determine the height of the table. इसके लिए आप vertical का data बनाएंगे। Initial speed vertically 0 है, acceleration है 9.81, height हमें नहीं पता लेकिन टाइम हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में 0.39 seconds. Equation of motion यूज करें, S is equal to ut plus half at square और इसमें से S निकालें। S की वैल्यू आ रही है 0.75 मीटर्स। ठीक है यहाँ तक सबका। Then इसका next part है part 3, the ball leaves the table at time 0 for the motion of the ball between A and B. Sketch graphs on figure 1.3 to show the variation with time of the acceleration and the vertical displacement of the ball from A. तो हम अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो यहाँ पर लिखा हुआ है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, विच मीन्स कि इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ तो आपका बनेगा ये। ठीक है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन इसकी कांस्टेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकली ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वर्टिकली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो तो ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में a ball of greater mass is projected from the table with the same velocity as the ball in B. Air resistance is still negligible. अगर air resistance negligible हो तो मास से acceleration पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता? अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो मास एक्सेलरेशन को अफेक्ट नहीं करती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगी। State and explain the effect, if any, of the increased mass on the time taken for the ball to fall up to the ground. तो क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है दोनों केसेस में, चाहे मास आप कम रखें या ज्यादा, तो टाइम टेकन भी ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है यहाँ तक सब में। क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ब्लॉक ऑफ वेट 15 न्यूटन hangs by a wire from a remotely controlled aircraft as shown in figure 2.1. The aircraft is used to move the block only in a vertical direction. The force on the block due to air resistance is negligible. The variation with time of the vertical velocity of the block is shown in figure 2.2. Velocity is taken to be positive in the upward direction, which means कि upward motion को positive velocity से represent करें और downward motion को negative velocity से represent करेंगे। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि from time 0 to time 2 velocity इसकी है negative और 2 से लेकर 3 seconds तक इसकी velocity positive है। तो जब velocity positive है which means upward motion, when velocity is negative तो ये downward motion होगा। तो determine the block, for the block the displacement from time 0 to time 3 seconds. displacement निकालने के लिए आप क्या करेंगे, velocity time graph में से displacement निकालने के लिए area under the graph निकालते हैं।
तो मुझे बताएं कितना एरिया आ रहा है टिल 2 और फिर बिटवीन 2 and 3। जीरो से लेकर 2 तक बन रहा है ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है इसकी 2 और हाइट है 6.8। इसका आंसर आ रहा है माइनस में 6.8 मीटर्स। और बिटवीन 2 and 3 जब हम ट्राइंगल सॉल्व करें तो हाफ इंटू बेस इसकी है 1 और हाइट इसकी है 3.4। इसका आंसर आ रहा है 1.7 मीटर और ये पॉजिटिव है। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फ्रॉम 0 to 3, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। आंसर नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव का मतलब आप लोगों को पता है डाउनवर्ड्स, क्योंकि हमें शुरू में लिखा हुआ था उन्होंने कि पॉजिटिव इज टेकन एज अपवर्ड्स, नेगेटिव इज टेकन एज डाउनवर्ड्स। तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स लिखेंगे। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और जो h हम लेंगे वो वही डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास पार्ट 1 में आई है। mg इस ऑब्जेक्ट का वेट है और वेट इन्होंने शुरू में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट इंस्टेड ऑफ mgh। तो mg की जगह पर आ गया वेट विच इज 15 और हाइट आ जाएगी आपके पास 5.1। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, इसलिए हम चेंज इन हाइट ले रहे हैं और चेंज इन हाइट हम ऊपर निकाल चुके हैं 5.1। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 76.5 आ रहा है। हम इसको राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा 77 जूल्स लिख रहे हैं। सबने यहाँ तक कर लिया? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट में हमने निकालनी है एक्सेलरेशन, और आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो मैं 2 पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ जो मैंने रेड से मार्क किए हुए। एक आपके पास है 2,0 और एक है 3,3.4। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके ग्रेडियंट निकालें और जो ग्रेडियंट आएगा वही इसकी एक्सेलरेशन होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां तक हो गया? क्वेश्चन 2 तक किसी ने कुछ पूछना है? देन क्वेश्चन नंबर 3। A child on a sledge slides down a steep hill and then travels in a straight line up an ice-covered slope as illustrated in figure 3.1. The sledge passes point A with speed 18 meters per second, A per speed given at time 0, and then comes to rest at point B, B per speed 0 है. The child applies a brake to the sledge at point B. The brake does not keep the sledge stationary and it immediately slides back down the slope towards A, which means कि B पर पहुंचने के बाद ये वापस स्लाइड डाउन कर रहा है, A की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये इसका ग्राफ गिवन है फ्रॉम 0 to 12 ये डिसेलेरेट हो रहा है और आफ्टर 12 till 24 ये एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
स्टेट द टाइम टेकन फॉर द स्लेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आप देख रहे हैं कि टाइम 0 पर ये ए पे था और बी पर पहुंचने पे ये रेस्ट में आ चुका है, तो टाइम टेकन कितना होगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ? 12 सेकेंड्स इसका टाइम आ रहा है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट बी है, डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी। एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, लेकिन टिल 12 डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव होगी और आफ्टर 12 टिल 24 जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सो ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहले वाले सेक्शन का जो ए टू बी अपवर्ड मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो आ रही है 108 मीटर्स। और फ्रॉम बी टू ए जो सेक्शन है 12 टिल 24, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपके पास आ रही है -36 मीटर। माइनस का साइन हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से लगाया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट निकालें, तो 108 और -36 का रिजल्टेंट बनता है 72। ठीक है। अच्छा, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है। फिलहाल उन्होंने डायरेक्शन पूछी नहीं है, लेकिन अगर वो डायरेक्शन पूछते तो हम इसमें लिखते अपवर्ड्स, बिकॉज द आंसर इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव अपवर्ड मोशन के लिए इन्होंने फ्रॉम ए टू बी लिया है, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम देख सकते हैं फ्रॉम बी टू ए जो मोशन है वो डाउनवर्ड मोशन है। सही है, जब वो स्लाइड डाउन कर रहा है। तो अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता तो हम लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मीन्स कि डाउनवर्ड्स, और अगर अपवर्ड्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव में आंसर है दिया। Show that the acceleration of the sledge as it moves from B back towards A is 0.5 meters per second square. एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, और ग्रेडियंट वो कह रहे हैं फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए वाला सेक्शन का हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स लिए हुए, जो मैंने रेड से हाईलाइट किए यहाँ पे। एक कोऑर्डिनेट है 12,0 और एक कोऑर्डिनेट है 24,-6। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालना है 12,0, 24,-6, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -6 -0 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 12, आंसर आ रहा है -हाफ। और हाफ का मतलब है 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव को हम यहाँ पर एज डायरेक्शन ले रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप नेगेटिव को इग्नोर भी कर सकते हैं, लिखे रहने भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक सबने कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं shortest distance between initial and final position in a specific direction, or acceleration is the rate of change in velocity.
यस, यहाँ तक हो गया. देन नेक्स्ट पार्ट बी. A remote controlled toy car moves up a ramp and travels across a gap to land on another ramp as illustrated in figure 5.1. आपको दी हुई है इसकी velocity which is 5.5 और horizontal component of velocity भी दिया हुआ है which is 4.6. अगर हमें दो velocities पता हो horizontal और resultant तो फिर हम vertical निकाल सकते हैं. इसका vector triangle बनेगा. horizontal है 4.6. तो अगर मैं वेक्टर ट्रायंगल बनाऊं रिजल्टेंट 5.5 दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल 4.6 है, वो आपसे वर्टिकल पूछ रहे हैं. सही है. यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट एक्स, और एक्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, सिर्फ आपने प्रूव करना है कि वो 3 मीटर्स पर सेकेंड है. आंसर आ रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड, और ये उन्होंने खुद भी दिया हुआ है. यहाँ तक सबने कर लिया. तो नेक्स्ट, डिटरमिन द टाइम टेकन फॉर द कार टू ट्रेवल बिटवीन द रैम्प्स. अब इसको समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाई है. सही है. मतलब जो मोशन है फ्रॉम पी टू क्यू, लेकिन इसमें एक पॉइंट बीच में आप ले लें, पॉइंट आर. सही है. दिस इज पॉइंट आर. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पी टू आर इज अपवर्ड मोशन, और अपवर्ड मोशन का सिर्फ वर्टिकल का डेटा बनाएं, तो वर्टिकल का डेटा होगा इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड वर्टिकल, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -9.81, और हम निकाल रहे हैं इसका टाइम. तो टाइम आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए से. अगर आप निकालते हैं टाइम का फॉर्मूला बाय इक्वेशन ऑफ मोशन 1, तो आप निकाल सकते हैं 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -9.81, तो आपका आंसर आएगा 0.3. अच्छा, ये जो 0.3 टाइम है ये सिर्फ अपवर्ड मोशन है, विच मीन्स ये सिर्फ पी टू आर का टाइम है, और हमें निकालना है पी टू क्यू, विच मीन्स कि हमें डाउनवर्ड मोशन का भी टाइम निकालना है. आपको पता है जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम इसे नीचे आने में भी लगेगा. तो जो आपका टाइम का आंसर आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो एक तो ये तरीका है, आप इसका टाइम निकाल सकते हैं टू ट्रेवल बिटवीन पी एंड क्यू. एक और तरीका क्या है कि एक और तरीका ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहले गया है ऊपर, मतलब पी टू आर, और फिर ये आया है नीचे वापस क्यू तक. ठीक है. तो अगर वर्टिकली देखा जाए तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है. मतलब जितना इसने वर्टिकली अपवर्ड्स ट्रेवल किया है उतना ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स ट्रेवल किया है क्यू तक आने के लिए. तो अगर हम देखें तो वर्टिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है. इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वेशन नंबर 3, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट 0 ले रहा हूँ और मैं इस पूरे मोशन पे एक साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ. मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मैं एक साथ कैलकुलेशन करूँ तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 0. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है 3, टाइम टेकन हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.81 और टी स्क्वायर. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ टी, 3t इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.81 टी स्क्वायर. टी से टी कैंसिल हो जाएगा और एक जो टी बचेगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9.81, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.61 सेकेंड्स. ये वो आंसर है जो डायरेक्टली आपको मिल गया है, वरना आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके सेम काम कर रहे थे. तो अब आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आपकी मर्जी है कि आप मेथड 1 यूज करते हैं या मेथड 2 यूज करते हैं. मेथड 1 में ये था कि आपने टाइम को हाफ हाफ करके निकाला है फ्रॉम अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. अपवर्ड मोशन का जो भी टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा बिटवीन पी एंड क्यू. ठीक है. नहीं तो अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व करना है तो ये दूसरा मेथड है जो मैंने आपको अभी बताया कि वर्टिकली इसके डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जितना ऊपर ये गया है उतना ही ये वापस नीचे आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट 0, बाकी तमाम वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, टी जो अननोन है वो डिटरमिन करें, वही टाइम आएगा जो आपके पास इस वर्किंग से आया. ठीक है. तो इसकी वर्किंग हमने यहाँ लिखी हुई है.
जो टाइम आपके पास आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो टाइम हमने निकाला है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड्स मोशन का है, जबकि उन्होंने पूछा है फ्रॉम P टू Q, विच मीन्स उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशंस दोनों इन्वॉल्व हैं। तो जो टाइम आए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ रहा है 0.61। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नहीं सर। ओके देन नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल विच इज 4.6, और टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q, टोटल जो टाइम निकाला है आपने, क्योंकि वो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो 0.61 से मल्टीप्लाई कर दें। 4.6 इंटू 0.61 आपके पास 2.806 आंसर आ रहा है, जिसको हम लिख रहे हैं 2.8। फिर है कैलकुलेट द रेशियो kinetic energy of the car at its maximum height divided by kinetic energy of the car as it leaves the ramp। kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम और हाफ एम कैंसिल हो गए, अब हमने सिर्फ वी स्क्वायर्स का रेशियो लेना है। मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है कि वर्टिकल स्पीड 0 होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, उसका स्क्वायर ले रहे हैं विच इज 4.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एज इट लीव्स द रैम्प, जो इसकी स्पीड थी वो थी 5.5 हॉर्स का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 4.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.5 स्क्वायर। अगर आप करते हैं 0.69 इसका आंसर आ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके देन पार्ट सी। Ramp Q is removed. The car again leaves ramp P as in B and now lands directly on the ground। Ramp Q को रिमूव करने का क्या मतलब है? Ramp Q को रिमूव करने का मतलब ये है कि ये वाले पार्ट उन्होंने हटा दिए। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जा ऊपर कम रहा है लेकिन नीचे ज्यादा आएगा, मतलब अब यहाँ तक आएगा। ठीक है, पहले इतना वर्टिकल मूव कर रहा था वो, अब उसने अगर वर्टिकली देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। जितना ऊपर नहीं गया उससे ज्यादा नीचे आया है। तो मुझे बताएं टाइम टेकन फॉर अपवर्ड मोशन तो सेम होगा, लेकिन टाइम टेकन फॉर डाउनवर्ड मोशन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बजाय। बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टी आर नॉट रिक्वायर्ड। हमने वैल्यूज प्लॉट नहीं करनी, हमने सिर्फ ग्राफ की शक्ल बतानी है। तो क्या ग्राफ ऐसा होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट आर जिसको मैंने मैक्सिमम हाइट कहा था, और पॉइंट क्यू तो उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो अब जमीन पर जब आएगा, लेट से आप उसको जेड कह दें, पॉइंट जेड मीन्स जब वो जमीन पर आएगा, जिसको हम यहाँ बना लेते हैं पी आर, यहाँ पर था क्यू लेकिन हम बात कर रहे हैं जी की। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन का टाइम तो कम होगा लेकिन डाउनवर्ड मोशन का टाइम ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला टाइम ज्यादा है, ये वाला टाइम कम है, और एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। दूसरा ये कि अगर हम इसको एरिया अंडर द ग्राफ के हिसाब से देखें तो ये वाला एरिया कम है, ये वाला एरिया ज्यादा है, विच मीन्स अपवर्ड मोशन का डिस्टेंस इसने कम कवर किया है, लेकिन डाउनवर्ड मोशन का डिस्टेंस इसका ज्यादा है। ये ऊपर कम गया है लेकिन ये नीचे ज्यादा आया है। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? सर ये ग्राफ समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर यही वाला, यही इसमें वाला? सर ये ऊपर जाते हुए ज्यादा डिस्टेंस की, कम डिस्टेंस की है, वापस आते हुए ज्यादा की है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने रैंप क्यू को रिमूव कर दिया। ठीक है ना? यहाँ पर सही पढ़े आप है। क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि
रैम्प क्यू को हमने रिमूव कर दिया है। अब रैम्प क्यू को अगर हमने रिमूव कर दिया है तो अगर मैं इसका मोशन बनाता हूं तो वो ये वाला बनेगा। मतलब नीचे ये P था, ये R था और ये Q था। पहले तो ये बराबर थे ना, यहाँ पर टॉय कार जो है वो रुक रही थी, Q पे रुक रही थी, Q तक की बात हो रही थी। अब अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो अब उसने आना है नीचे, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इसके लिए। ठीक है बिलाल? ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें बेटा, यहाँ पर भी वैसे ही सवाल है कि इसमें वर्टिकल और रिजल्टेंट दे दिया है, Vx पूछ रहे हैं। क्या करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल बना लें? जी सर। वर्टिकल और रिजल्टेंट दे दिया है, हॉरिजॉन्टल पूछ रहे हैं। पहले क्या था, पहले उन्होंने रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल दिया था, वर्टिकल पूछ रहे थे, तो भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया था। इसमें भी इन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है, सिर्फ हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और आंसर निकालें, चेक करें वही आंसर आ रहा है जो उन्होंने दिया, जो हमें शो करना है क्वेश्चन। ठीक है, then the ball leaves the ground at time 0 and reaches its maximum height at 0.49 seconds. On figure 1.2, sketch separate lines to show the variation with time until the ball returns to the ground. Vertical के लिए भी ग्राफ बनाना है, उस लाइन को y लिखना है। Horizontal के लिए भी ग्राफ बनाना है, उस लाइन को x लिखना है। ठीक है, तो वर्टिकली अगर देखा जाए तो बेटा इनिशियल स्पीड है इसकी कितनी, वर्टिकल की 4.8, 4 और फाइनल स्पीड कितनी होगी बेटा, 0 होगी, है ना? टाइम 0 पे स्पीड है 4.8 और टाइम 0.49 पर जो इसकी स्पीड है ना वो है 0। ये हमें इन्होंने टाइम दिया हुआ है उधर। तो अगर मैं वर्टिकल का ग्राफ बनाऊं, सही सर, सही समझ आ गई। ठीक है, तो हाँ समझ आ गया। तो वर्टिकल का अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका है 0.0 पर है 4.8 और 0.49 पर है 0। तो देखिए मैंने कोऑर्डिनेट्स दोनों मार्क कर लिए हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। टाइम 0 पे इसकी स्पीड है 4.8 और 0.49 सेकंड्स के बाद क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है तो उसकी उस वक्त स्पीड होगी 0। तो क्या ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें? है ना? अब यहाँ पर लिखा हुआ है अंटिल द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो बेटा जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा है ना, 0.49 सेकंड्स लगे ऊपर जाने के लिए, तो नीचे आने के लिए भी 0.49 सेकंड्स लगेंगे या नहीं लगेंगे? सर तो 0.49 और 0.49 कितना होता है बेटा? 0.49 और 0.49 कितना हो जाएगा? 0.98 हो जाएगा। तो उसको 0.98 तक आप बना लें, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि हमें पता है जितना इसने ऊपर जाना है उतना ही इसने नीचे आना है, जितना टाइम इसने ऊपर जाने में लेना है उतना ही टाइम इसने नीचे आने में लेना है। जो एक्सेलरेशन इसकी ऊपर जाते हुए थी वही एक्सेलरेशन इसकी नीचे आते हुए है, तो इसलिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आप ले जाएं। लेकिन इस लाइन को 0.98 से आगे नहीं बढ़ाइएगा वरना आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की है अंटिल द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो हमें पता है 0.49 जाने के और 0.49 सेकंड्स आने के लगेंगे, विच मीन्स टोटल मिलाकर जो टाइम होगा वो 0.98 होगा। तो आप 0.98 से आगे नहीं जाइएगा। ये जो लाइन हमने बनाई है बेटा ये वर्टिकल के लिए बनाई है और उन्होंने कहा था इस पे y लिख दीजिएगा, यहाँ लिखा है। तो वर्टिकल मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन y। लाइन y तक किसी को कोई मसला है तो पूछें। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर कांस्टेंट की होगी वेलोसिटी? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बेटा, आप देखो कम होती जा रही है फिर बढ़ रही है।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सही है। अब अगर आप मुझे बताएं हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज होती है या कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट रहेगी सर। तो कांस्टेंट रहेगी तो लाइन कैसी बनाओगे? स्ट्रेट होगी, हाँ। और बेटा 3.6 इसको भी 0.98 से आगे लेके नहीं जाना। और इस लाइन के ऊपर लिखना क्या है? इस लाइन के ऊपर लिखना है x। तो यहाँ पर x लिख देंगे इस लाइन के ऊपर हम, ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर हो क्या? ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट बताएं। इन प्रैक्टिस सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बॉल, मतलब वो कह रहे हैं कि इन रियलिटी एयर रेजिस्टेंस तो बॉल पे एक्ट करती है। एक्सप्लेन व्हाई द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज लेस। बेटा अगर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, बॉल जा रही है ऊपर, तो पहले तो एक्ट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उसका वेट। अब वेट के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही है, नहीं कर रही डाउनवर्ड्स, क्योंकि मोशन अपवर्ड्स है ना, तो एयर रेजिस्टेंस नीचे एक्ट कर रही है। तो डीसेलरेटिंग फोर्स बढ़ गई है, कम हो गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई है। अगर डीसेलरेटिंग फोर्स बढ़ जाएगी तो डीसेलरेशन बढ़ जाएगी, और डीसेलरेशन बढ़ने की वजह से टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा हाइट गेन नहीं कर सकता जितना वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस गेन कर रहा था, क्योंकि विदाउट एयर रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लग रही थी, वेट, जो उसको डीसेलरेट करे। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी तो फिर वेट के साथ साथ एयर रेजिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अफेक्ट करेगी, उसको डीसेलरेट करेगी, तो उसका टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों वो भी कम हो जाएगा। मतलब जितनी हाइट वो पहले गेन कर रहा था उतनी हाइट भी गेन नहीं करेगा, और जितने टाइम तक पहले वो ऊपर जा रहा था उतने टाइम तक वो ऊपर नहीं जाएगा, कम टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में और कम हाइट गेन करेगा। सर ये वर्टिकल के लिए है ना? हाँ, हाइट की बात हो रही है ना, तो बेटा ये वर्टिकल के लिए, ठीक है। रीच मैक्सिमम हाइट, हाइट का ताल्लुक है वर्टिकल मोशन से प्योरली, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हुई। ओके, यहां तक कर लिया है सबने? डन। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6। कार ऑफ मास 850 tows a trailer in a straight line along a horizontal road as shown in figure 2.1. The car and the trailer are connected by a horizontal tow bar. Variation with time of the velocity of the car for part of its journey is shown. ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम 0 to 10। बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। कोई मुझे बताएगा 0 to 10 ये शेप क्या है? दिस शेप इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इसमें पैरेलल साइड एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है, और हाइट है ये। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो आंसर आ जाएगा वही इसका डिस्टेंस होगा। हाइट इसकी 10 है, पैरेलल साइड एक आपके पास है 13, दूसरी पैरेलल साइड है 9।
इस ग्राफ में थोड़ी सी उन्होंने चालाकी की है कि वो इसको 0,8 से बनाया हुआ है, तो आप इसको 8 to 9 1 नहीं पढ़िएगा, ये 8 to 9, ये पूरा 0 to 9 ही है। ठीक है, इन्होंने ग्राफ का एक सेक्शन आपको दिया है जिसको हम फॉल्स ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो इस वाली पूरी साइड को हम 9 ही पढ़ेंगे, फ्रॉम 0,0 स्टार्ट हुआ भाई ये ग्राफ, लेकिन उन्होंने शो 0 0 से नहीं किया। अभी तो हम समझ नहीं आया था सर। क्या समझ नहीं आया? अभी तो समझ नहीं आया था सर। ये फोर्स से भी फॉर्मूले सोच सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकता है अगर आप डेटा बनाए, बिल्कुल। हो गया यहाँ तक? क्या आंसर आया इसका? 110। 110। ओके, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप लोग? कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन फॉर द कार एट टाइम 10 सेकेंड्स? तो 10 सेकंड वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन है ना पूरी 10 सेकंड वाली। तो इस लाइन का क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन के लिए? क्या निकालते हैं बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ग्रेडियंट लेंगे सर। ग्रेडियंट लेंगे, वेरी गुड। तो जल्दी से 2 पॉइंट सेलेक्ट करें ग्राफ में से और मुझे बताएं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके कि क्या इसका आंसर आ रहा है। 0.4। वेरी गुड। (0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर सब लोगों ने यहाँ तक कर लिया? जी डन। एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ग्रेडियंट निकाला है हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी 2 पॉइंट्स इस पूरी लाइन में से आप ले सकते हैं क्योंकि लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लें और ग्रेडियंट ले लें, सेम आंसर आएगा, 0.4 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिलहाल आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं क्योंकि ये वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड बात है। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F इंटू एस में F फोर्स है, S इज द डिस्प्लेसमेंट जो उन्होंने कही हुई है, ये रही। S इज द डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं ma और ये हो जाएगा MAS। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ A M एंड S आ रहा है MAS। फिर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ AU एंड V, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। S निकालना है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ये आपके पास आंसर आ गया। हो गया यहाँ तक? हो गया सर। देन पार्ट बी, पार्ट 1। बेटा डिस्टेंस आपको पता है ना, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ का मतलब है इसी पे लाइन बनाएंगे, जो डॉटेड लाइन बनी हुई है उसी पर लाइन बनाएंगे, और वो कह रहे हैं डी लिखते हैं इसके ऊपर। डिस्टेंस की लाइन जो रिप्रेजेंट करनी है वो डी से रिप्रेजेंट करनी है। लेंथ ऑफ पाथ, तो पाथ जो है ऑब्जेक्ट का वो यही है जो डॉटेड लाइन से इन्होंने बताया था। इसी लाइन की लेंथ, इसी पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे सर। स्ट्रेट लाइन बना देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और कह रहे हैं कि एस से रिप्रेजेंट करें। तो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन पर हमने एस लिख दिया और डिस्टेंस वाली लाइन पर हमने डी लिख दिया। डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ पाथ, पाथ ऑफ बॉल पर ही हमने उसको लाइन बनाकर डी लिखा है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताएं।
सर क्वेश्चन 8 8 छोड़ना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड Rate पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है। हाँ, rate of change of velocity acceleration वेरी गुड। Then next part पे आ जाए, B part 1. Explain why the force due to air resistance acting on the ball may be neglected when calculating the time taken for the ball to reach maximum height. बेटा ये स्टील बॉल है, स्टील का क्या मतलब है? एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? वेट एज कंपेयर टू एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यस वेट। सर स्टील हैवी बॉल होती है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से नेग्लिजिबल हो जाएगी। यस, वेट ऑफ स्टील बॉल बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द बॉल, तो एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ना होने के बराबर एयर रेजिस्टेंस इस पर एक्ट कर रही होगी। ठीक है। Then calculate the time taken for the ball to fall from rest to position P where the bottom of the ball touches the beam line. तो इसकी अगर हम डेटा बनाते हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है रिलीज फ्रॉम रेस्ट। डिस्टेंस दिया हुआ है 0.280, एक्सेलरेशन है 9.81। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन के हिसाब से इनिशियल स्पीड 0, एस दिया हुआ है 0.280 मीटर। एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं 9.81 क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं है, और हमने निकालना है टी। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताएं टी कितना आ रहा है। 0.24 आ रहा है सबके पास? यहां तक हो गया सबका? Determine the time interval during which the beam of light is broken by the ball. हमने निकालना है टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस जो उस वक्त तक फॉल होगा हो जाएगा 0.280, तो पहले से था, उसमें बॉल का डायमीटर भी ऐड कर देते हैं, वो है 0.08, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 0.36 मीटर्स। दोबारा से डेटा बनाएंगे वही पूरा। हमें पता है कि इनिशियल स्पीड है 0, डिस्टेंस लेकिन अब हो चुका है 0.36 मीटर्स, एक्सेलरेशन है 9.81। ठीक है, और हम निकाल रहे हैं फिर से टाइम। जो टाइम आ जाएगा उसमें से पहले वाले टाइम को हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उस ड्यूरेशन का टाइम चाहिए जिसमें बॉल ने बीम को क्रॉस किया है।
0.270 आ रहा है टाइम, और उसमें से हमने पिछले पार्ट वाला जो आंसर था 0.24 वो माइनस किया है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था कि सिर्फ और सिर्फ ये टाइम निकालें जिसमें ये बॉल ने बीम को क्रॉस किया। ठीक है, तो पहले हमने निकाला हुआ था टाइम यहाँ तक, फिर हमने टाइम निकाला यहाँ तक। ठीक है, तो हमने इस ड्यूरेशन का टाइम निकालने के लिए इन दो टाइम को, ये वाले टाइम को और यहाँ तक के टाइम को माइनस करेंगे तो इस ड्यूरेशन का टाइम आ जाएगा। ठीक है, 0.03 सेकेंड्स आपके पास टाइम टेकन आ रहा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू क्रॉस द बीम। यहां तक सबने कर लिया? देन क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। फिलहाल आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ओ लेवल्स में आप कर चुके हैं। वर्क डन किसे कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। A lift of weight 13,000 Newton is connected by a cable to a motor as shown in figure 2.1. The lift is pulled up a vertical shaft by the cable. A constant vertical force of 2 kilonewton acts on the lift when it is moving. The variation with time of the speed v of the lift is shown in figure 2.2. ये velocity time graph दिया हुआ है आपको। Acceleration निकालनी है। Acceleration निकालने के लिए क्या निकालते हैं ग्राफ में से? ग्रेडियंट निकालेंगे। एक कोऑर्डिनेट तो 0,0 जी, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,2.4। y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1। आंसर आ रहा है 0.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है यहां तक? देन क्वेश्चन नंबर 11, maximum height reached by the ball above the surface of water. इनिशियल स्पीड बेटा कितनी है हमारे पास? 5.6 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल स्पीड, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है तो 0 होगी। एक्सेलरेशन इज -9.81। हाइट निकालनी है, मतलब s अननोन है, तो यूज कर रहे हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। s को सब्जेक्ट बना लिया है। आंसर आ रहा है 1.598, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 1.6। यहां तक कर लिया? किसी को किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 का ही हम कर रहे हैं, बी पार्ट 2। The ball leaves the water at time 0 and reaches its maximum height at time t is equal to t. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation of the speed of the ball with time from 0 to capital T. Numerical values are not required. तो मुझे बताएं टाइम 0 पे इसकी स्पीड 0 थी या 5.6 थी? टाइम 0 पे इसकी स्पीड थी 5.6, मतलब 0 नहीं थी, तो इसका मतलब है ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। और स्पीड इसकी जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो स्पीड कम होती जा रही थी। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीसेलेरेशन हो रही थी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था।
इसकी स्पीड कम होती जा रही थी, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव तो है लेकिन कांस्टेंट है। दूसरा ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5.6 है, 0 नहीं है। तो अगर हम इस तमाम डेटा को यूज करते हैं तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12। A delivery company suggests using a remote controlled aircraft to drop a parcel into the garden of a customer. When the aircraft is vertically above point P on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal and of magnitude 5.4 meters per second. The path of the parcel is shown in figure 2.1. Parcel takes time of 0.81 seconds. ये जो टाइम दिया हुआ है ये आपको पता है कि ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका टाइम एक ही सेम रहता है। After its release to reach point Q on the horizontal ground, assume air resistance is negligible. On figure 2.1, draw an arrow from point X to show the direction of the acceleration. बेटा air resistance अगर negligible है तो उस पर कितनी forces लग रही हैं? वेट लग रहा है। वेट लग रहा है, और जिस डायरेक्शन लग में रहा है। वेट लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेट लग रहा है और वेट ही इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो पॉइंट एक्स पर एरो किस तरफ बनेगा? जमीन की तरफ सर। वेरी गुड, क्योंकि एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ वेट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा सेम होती है। तो जो फोर्स इसको एक्सेलरेट करवा रही है वही फोर्स की डायरेक्शन में इसके इस पे डायरेक्शन बननी चाहिए। तो हमने डाउनवर्ड्स बना दिया पॉइंट एक्स पर। हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी आपने एरो नहीं बनाना। डिटरमिन द हाइट ऑफ द पार्सल अबव द ग्राउंड। बेटा आप लोग क्या वर्टिकल का डेटा बना सकते हैं? मुझे बता सकते हैं कि वर्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? यू कितना है? 0 वेरी गुड। एस कितना है? हमें नहीं पता। नहीं पता। ए पता है हमें? 9.81। टाइम पता है हमें? 0.81। वेरी गुड। तो क्या आप निकाल सकते हैं एस? कौन सी इक्वेशन यूज होगी एस बताने के लिए? मैंने तो सर पहले वर्टिकल वेलोसिटी निकाली है फिर उससे एस निकाला है। हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमें वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पढ़ता है निकाल सर, लेते हैं। टाइम जाया होता है। हाँ ये तो पड़ता है, लेकिन चलो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने निकाल लिया, आंसर आपका भी वही आ रहा होगा। हम एक स्टेप में कर रहे हैं, आपने 2 स्टेप में किया होगा। सर तो आपका आंसर भी 3.2 आ रहा है बेटा। जी सर। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन इन केस आपने कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था हमेशा हम चारों इक्वेशंस में से जो इक्वेशन का डेटा पूरा हो यूज कर सकते हैं। सर ठीक है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा आपको पता है हॉरिजॉन्टल में सिंपल सी इक्वेशन यूज होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया 4.374 आ रहा है। हमने इसको राउंड ऑफ करके 4.4 मीटर लिखा। ओके, यहां तक हो गया सबका? Then question number 13, figure 2.1 shows velocity time graph for an object moving in a straight line. Determine. जी बेटा पीछे करिएगा, एक मिनट कर ले, आराम से करें, मुदस्सिर को मसला नहीं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएं। नहीं सही है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? Question number 13. Determine an expression in terms of u, v and t for the area under the graph. बेटा एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है हमें। कौन सी शेप है ये?
ट्रेपीजियम। वेरी गुड। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाफ इंटू हाइट हाइट इंटू इंटू सम पैरेलल ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इसकी जो पैरेलल साइड है वो एक ये है और एक ये है और ये हाइट है। तो मैंने हाइट की जगह इसे टी लिखा है और पैरेलल साइड्स यू और वी है। तो इसका एक्सप्रेशन आपके पास बन गया है हाफ इंटू टी इंटू वी प्लस यू। स्टेट द नेम ऑफ द क्वांटिटी। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से क्या निकलता है हमें एरिया निकाल के? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो स्टेट द नेम ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। याद कर लिया सबने? पार्ट बी, इन्होंने आपको दी हुई है वेलोसिटी और दिया हुआ है एंगल। आपको पता है कि हम इसके थ्रू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना? सर निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी 15 cos 60, वेरी गुड, और वर्टिकल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी 15 sin 60 से। ठीक है, तो सर अभी हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या पूछा है इन्होंने हमसे? अच्छा, एक चीज गौर कीजिएगा, इन्होंने एक बात लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द इंस्टेंट व्हेन द पाथ ऑफ द बॉल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बेटा इस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। पाथ ऑफ द बॉल बिकम्स हॉरिजॉन्टल का मतलब है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। ठीक है, तो इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इन्होंने फजूल में नहीं लिखी हुई है लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि इसने अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर ली है, विच मीन्स कि ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को मैं 0 ले सकता हूँ। और इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है इस जगह पर वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली हॉरिजॉन्टल बची है, वर्टिकल खत्म हो चुकी है। क्लियर? सर बाय कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ अब वर्टिकल मोशन का डेटा बना रहे हैं। हमें निकालना है टाइम इट टेक्स टू रीच द बॉल। तो वर्टिकल का डेटा बता सकते हैं आप लोग? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 13 सर। 13 है। कैसे निकाली हमने ये? v sin थीटा करके। वेरी गुड। 15 sin 60 से निकाली है 13। और मैं फाइनल वेलोसिटी कितनी लूं बेटा इसकी वर्टिकल के लिए? 0 सर। तो वर्टिकल आ गई आपके पास 15 sin 60, 13 मीटर्स पर सेकेंड, और यही मैंने इनिशियल लिखी है जो 13 लिख दी है। फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितनी लेंगे? 9.81 माइनस माइनस 9.81। 9.81। हाँ, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v is equal to u plus at। वेरी गुड। इक्वेशन 1 यूज हो सकती है, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। v आपके पास है 0, u आपके पास है 13 और a है -9.81, इसलिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपके पास आ रहा है 1.32। ठीक है, पार्ट 2 का आंसर मुझे बताएं। वो कह रहे हैं कि व्हाई इज द वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन? क्योंकि उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। वेरी गुड, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि वर्टिकली इस पर वेट एक्ट कर रहा है। So that the ball strikes the wall with a horizontal velocity of 7.5 meters per second। तो बेटा horizontal velocity कैसे निकालते हैं? v cos थीटा करके इसे निकाल के दिखाना है। वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा 15 cos 60 और इसका आंसर आ रहा है 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। और इन्होंने दिया हुआ है तो हमारे लिए आसानी है, हमें ये वैल्यू शो करनी है। यहां तक हो गया? जी सर। Question number 14. A skier is pulled in a straight line along the horizontal ground by a wire attached to a kite as shown. Mass of the skier is 89 kilogram. Wire is at an angle of 28 degree to the horizontal. Variation with time of the velocity is shown in figure 2.2. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है डिस्टेंस निकालो। तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 0 से लेकर 5 तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। क्या है ये 0 से लेकर 5 तक?
रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम है ना सर? वेरी गुड। ये कोई एक शेप नहीं है, ये दो शेप्स हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने निकाला है 10 और ट्रेपीजियम का एरिया मैंने निकाला है 8.4। ये कोई एक सिंगल शेप नहीं है, इसलिए इसका एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते आप लोग, आपको इसको शेप्स में ब्रेक करके निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 2, इसका आंसर आ गया 10। फिर जो ट्रेपीजियम है आपको पता है ये हाइट है, ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल साइड्स, तो इसकी हाइट आ रही है 2.4, पैरेलल साइड एक 5 है और एक 2 है, तो इसका आंसर आ गया 8.4। और टोटल डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा ये? ये 18.4 है सर। तो 18.4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वर्किंग मैंने वहीं शो कर दी है, आपकी मर्जी है, आप वहां पर भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी दोबारा शो कर सकते हैं। अगर आपने वर्किंग यहाँ शो कर दी है तो इधर वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा ग्राफ में से? ग्रेडियंट निकालना। वेरी गुड, ग्रेडियंट निकाल लें। और वो कह रहे हैं टाइम 2 सेकंड्स पर बताएं, तो टाइम 2 सेकंड्स पर जो लाइन बनी हुई है उसका कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? Question number 15. A small block is lifted vertically upwards by a toy aircraft as illustrated. As the block is moving upwards, the string breaks at time 0. The block initially continues moving upwards and then falls and hits the ground at time 0.9 seconds. The variation with time of the velocity of the block is shown in figure 2.2. Air resistance is negligible. State the feature of the graph that shows the block has constant acceleration. कैसे पता चल रहा है acceleration constant है? स्ट्रेट लाइन है सर। वेरी गुड, लाइन स्ट्रेट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यूज फिगर 2.2 टू डिटरमिन द ब्लॉक हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द ग्राउंड व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम 0। तो हमने निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ। ये वाला एरिया आ रहा है 0.196 और ये वाला एरिया आ रहा है नेगेटिव में 2.401। आपको पता है कि ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी बेस थी बेटा 0.2, हाइट है 1.96, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आ रही है। और जब हमें टोटल हाइट पूछी है तो हम इन दोनों को रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर इनका माइनस करके आ रहा होगा। तो बताएं कितनी हाइट आ रही है? 2.2 सर। हाइट आ रही है 2.2। दोनों आंसर्स हमने इनको सम किया है, इनका रिजल्टेंट लिया है, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, इसलिए इनका आंसर एक्चुअली वो आ रहा होगा जो इन वैल्यूज का डिफरेंस होना चाहिए। यहां तक सबने कर लिया? Question number 16. Describe qualitatively the motion of the train between 0 and 1. 0 से 1 तक। बेटा पहले तो मुझे बताओ ये ग्राफ है कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है सर। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? स्पीड। स्पीड होती है। तो 0 से 1 तक ग्रेडियंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या चीज कम हो रही है? एक्सेलरेशन और स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है 0 से लेकर 1 सेकंड तक स्पीड इज डिक्रीजिंग as the gradient is decreasing because we know कि distance time graph का gradient speed होती है। तो क्योंकि gradient कम हो रहा है इसलिए इसकी स्पीड कम हो रही है।
तो एक्सेलरेशन नहीं कह सकते सर, डिक्रीज हो रही है। इसको एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं कह सकते, इसको डीसेलरेशन कह सकते। सही कह रहे हैं। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रही होती है ना सालार, तो बेटा उसमें स्पीड बढ़ ही रही होती है। ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन सही वेलोसिटी कह रहे हैं, फैक्टर। हाँ सही कह तो रहे हैं, ठीक है सर। वो उस कहानी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ट्रैप में जा रहे हो खुद ही से। एक नंबर का सवाल है, सीधी सीधी बात करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड होती है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, दैट्स इट। सर ठीक है। देन डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट टाइम 2। तो बेटा हमें पता है, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट होती है स्पीड, और स्पीड निकालने के लिए हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कहाँ पर, वो बोल रहे हैं 2 पर निकालो यहाँ पे। तो बेटा ये पूरी लाइन स्ट्रेट ही है ना, तो मैं बजाय 2 पे निकालने के मैं ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भी वही ग्रेडियंट होगा जो इन 2 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3,0.56 और 1.5, 0.2। देन हम अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो आंसर आ जाएगा ग्रेडियंट हमारा, वही हमारी स्पीड होगी। यहां तक सबने कर लिया। पार्ट सी का आंसर कौन बताएगा आपसे, मुझे बताएं। किसी ने किया है पार्ट सी? मैंने किया है सर। बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्योंकि सर वो लूप है ना ट्रैक, और वो हम्म, एग्जैक्टली 1 लूप कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी सही है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। सही है। तो उन्होंने क्योंकि वेलोसिटी की बात किया, तो वेलोसिटी एंड पे 0 होगी, क्यों 0 होगी? क्योंकि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर होती है। टाइम होता है। वेरी गुड सालार, बेहतरीन। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो गई है 0। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर भी दूं, तो 0 अपॉन एनी नंबर विल गिव यू 0 0। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्योंकि हमें पता है एक कंप्लीट एक लूप उसने कर लिया है, विच मींस जहां से डिस्टेंस कवर करना शुरू किया था, सेम उसी पॉइंट पर ट्रेन वापस आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन इज 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गई है, तो टोटल जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 ही होगी। यहां तक सबने कर लिया। देन नेक्स्ट पार्ट है, show that the time taken for the ball to reach the ground is 3.4। हमारे पास हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है और वर्टिकल का डिस्टेंस है। किसमें से सॉल्व करें, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से? वर्टिकल से करेंगे सर। ठीक है, इसका डेटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी वर्टिकल? 0, एक्सेलरेशन 9.81, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और एस कितना दिया हुआ है वर्टिकल का? 37। और हमने निकालना है टी, और टी भी उन्होंने बता दिया है हमें, तो हमारे लिए आसानी है कि बस हमने सिर्फ वर्किंग शो करके वही टाइम निकाल के देना है जो इन्होंने बता दिया है। सर तो आंसर आ रहा है इसका 3.4 सेकेंड्स। ठीक है, जो वैल्यू आपकी आएगी ना बेटा, वो टी स्क्वायर की आएगी, उसको रूट करेंगे तो 3.4 आंसर आएगा। टू इंटू 57 डिवाइडेड बाय 9.81, जो आंसर आ जाए उसका रूट कर लें तो आंसर आ जाएगा 3.4 सेकेंड्स। यहां तक हो गया। देन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज होती है, कौन सी? स्पीड इनटू टाइम करेंगे सर। वेरी गुड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड को हॉरिजॉन्टल टाइम से, मतलब टाइम तो हर जगह पे सेम है, मल्टीप्लाई कर लें। हॉरिजॉन्टल स्पीड आपने उन्होंने आपको दी हुई है, वो है 41, और टाइम अभी आपने निकाला था 3.4।
मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 139.4 जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। पार्ट सी में निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक ये निकालना है, ठीक है। अब हमें निकालना अगर ये है तो हमें ये और ये पता है, ये 57 है और ये अभी आपने निकाला है 113 करके, तो हम लगाएंगे इस पे पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम यहाँ पे ट्रायंगल भी बना रहे हैं। 140 आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया था, वन 150 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ रही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस थ्योरम, जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर का, उसका रूट करेंगे तो एक्स आ जाएगा विच इज 150.6। यहां तक हो गया। Then next question. The ball leaves the cannon at time 0. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of the magnitude of the vertical component of the velocity. मुझे बताएंगे टाइम 0 पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, तो इसका मतलब है ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और फिर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही थी, कम हो रही थी? बढ़ रही थी और कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, सर। ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ हम बना देंगे इसका। अगर इसका वो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ तो कैसी लाइन बनती? हॉरिजॉन्टल बनती सर, वो तो कांस्टेंट है। ऐसे बन जाती, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है वर्टिकल के लिए बनाओ, तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी बस इंक्रीज हो रही है क्योंकि वर्टिकली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। Okay, the next question है determine the acceleration। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन टी या फिर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो बेटा वो कह रहा है 0 से लेकर 4 तक के लिए, तो 0 पर इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 पर क्या वैल्यू है? 0.70 0.70 और 4 सेकंड्स के बाद इसकी कितनी वैल्यू है? 1.40 तो हो जाएगा 1.40 माइनस 0.70 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है? 4। क्या आंसर आया? 0.175 आता है, तो 0.18 हो गया। 0.175 राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर हो जाएगा 0.18 meters per second square. Then determine the distance from 0 to 4। बेटा 0 to 4 क्या बन रहा है ये? ट्रेपीजियम सर। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला याद है आप सबको? हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी लेंगे बेटा? हाइट है इसकी 4। पैरेलल साइड एक है 0.70 0.7 प्लस 1.4 प्लस 1.4। क्या आंसर आ गया इसका? 4.2 सर। 4.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्किंग आप यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। आंसर इज 4.2 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के पास इसका पूरा क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है, प्लस ये क्वेश्चन हम आगे वर्क एनर्जी के क्वेश्चन में करेंगे ही दोबारा से ना, ये आगे आ जाएगा दूसरे टॉपिक्स में क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स हैं, तो ये सिर्फ काइनेमैटिक्स का नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। मिस प्रिंट भी है बुक में, लेकिन ये आगे ही प्रिंटेड है दूसरे चैप्टर्स में, तो हम वहां पर कर लेंगे इसको क्योंकि ये डायनामिक्स का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं फोर्स और एक्सेलरेशन और सबकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, which is
क्वेश्चन नंबर 20 है ना? सर क्वेश्चन नंबर 20 पर स्पीड u निकालनी है। u मतलब इनिशियल स्पीड निकालनी है, फाइनल आपको दी हुई है। u अननोन है, v आपको नोन है। v कितनी पता है बेटा? 8.7। 8.7 एक्सेलरेशन कितनी लेंगे? 9.81 ठीक है। और 1.5 इसकी डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? चौथी सर। तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यूज करें और u निकाल लें। u कितना आ रहा है बेटा इसमें? 6.8 6.8 आपका आंसर आ रहा होगा। वर्किंग करें और बताएं कि यही आंसर है या नहीं। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v इसका आपके पास 8.7 है, इसका स्क्वायर ले लें, माइनस u नोन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। और जो आंसर आएगा उसका रूट कर लीजिएगा। यू स्क्वायर का आंसर आ रहा होगा, रूट करेंगे तो 6.8 इसका आंसर आ जाएगा। स्टेट हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ। बेटा इसको अभी हम छोड़ रहे हैं बिकॉज दिस इज डायनामिक्स। थर्ड लॉ। सर मेरी बुक में ये है ही नहीं। अच्छा, जो नहीं पार्ट्स है ना, मैंने आपको बताया वो आगे डायनामिक्स में आ जाएंगे। मैंने बताया ये डायनामिक्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको कर रहे होंगे, अगले चैप्टर में कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है सर। ये इस चैप्टर में नहीं होगा, काइनेमैटिक्स में नहीं होगा, डायनामिक्स में प्रिंटेड होगा ये सेम क्वेश्चन। ठीक है। और ये मोमेंटम वाला भी नहीं है सर? हाँ, मोमेंटम भी चैप्टर 4 जो हम डायनामिक्स शुरू किए हुए हैं उसमें ही है। ठीक है, ठीक है सर। तो आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन फिर। ग्राफ वाला था सर, वो जो पीछे आपने छोड़ा। डी क्या पार्ट था ये उसमें। ये वाला? सर अच्छा, अब इसका पार्ट डी लिखा हुआ है। बताएं कैसा ग्राफ बनेगा, अभी हम करते रहे हैं इसको। स्ट्रेट लाइन बनेगी सर, नॉन जीरो वैल्यू से। हाँ, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना इसकी, जीरो नहीं है। तो इसलिए इसका ग्राफ। और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा ग्राफ बनाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम जीरो पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी। वो थी, हमने निकाली है, कितनी थी? 6.8 थी। देन नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। डिफाइन एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब रेट लिखेंगे तो पर यूनिट टाइम नहीं लिखेंगे, मार्क कट जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे सर? बस सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स इट। सर अगर आप लिख रहे हो पर यूनिट टाइम तो आप लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, रेट नहीं लिखना। ठीक है सर। रेट का मतलब ही यही होता है, पर यूनिट टाइम। अगर आप रेट भी लिख रहे हो, पर यूनिट टाइम भी लिख रहे हो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दो दफा टाइम से डिवाइड करने की बात कर रहे हो। ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट में फिर उन्होंने पूछा है आपसे कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन द शेप ऑफ द कर्व। मुझे बताएं ये ग्रेडियंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है सर। ग्रेडियंट कम होने से क्या चीज कम हो रही होती है? स्पीड। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। स्पीड तो बढ़ ही रही है ना। हम्म। क्या चीज कम हो रही है? ग्रेडियंट कम हो रहा है तो। एक्सेलरेशन कम हो रही है। और एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही है। सर तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस है ये। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो हम लिखते हैं आफ्टर द ऑब्जेक्ट is dropped, the air resistance increases, due to which air resistance के बढ़ने की वजह से resultant force क्या होगी? जीरो। कम होना शुरू हो जाएगी। And when
air resistance becomes equal to weight the resultant force is 0 and hence acceleration is 0. तो आप देख रहे हो ना इस ग्राफ में कि ग्रेडियंट कम होता जा रहा है और फिर ग्रेडियंट 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, फिर एक्सेलरेशन 0 हो गई है। और आप इसको यूं भी कह सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स कम होती जा रही है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई है। या फिर आप कह सकते हो कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और एयर रेजिस्टेंस बढ़कर वेट के बराबर हो गई है। ओके, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज 0। रिजल्टेंट फोर्स जब 0 होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। कितनी है ये? 36। तो आंसर यहाँ पर आप लिख देंगे 36 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक नंबर का सवाल है, इसमें कोई वर्किंग नहीं शो करनी। आगे चले जाते हैं। यूज फिगर 2.1 टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट हाइट थ्रू विच द स्टोन फॉल्स। तो बेटा हाइट निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना होगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर जितना मैक्सिमम रेगुलर शेप्स बन सकती हैं वो बनाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम रेगुलर शेप्स जितनी आप बना सकते हैं वो बनाएं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूं, ठीक है, देन यहाँ एक रेक्टेंगल बन सकता है, फिर ये ट्रायंगल बन सकता है, ये ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 ये 4 जो शेप्स हैं इनके तो आप रेगुलर शेप्स यूज करते हुए ही इसके डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। बाकी जो शेप जो साइड बच जाएगी, जैसे ये एरिया बच जाएगा हमारे पास और ये एरिया बच जाएगा, इसमें हम छोटे वाले जो बॉक्सेस हैं इनको काउंट करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इन छोटे बॉक्सेस का फिर एरिया कितना आ रहा है? देखें, इसका आ रहा है 67.5, इसका आ रहा है 405, इसका 360, इसका 60 और इसका 30। इसके अलावा जो हमारे पास शेप्स साइड्स बच रही हैं वो ये है। इसमें अगर हम काउंट करते हैं और मैं एक छोटे बॉक्स का एरिया निकाल रहा हूँ, इस छोटे से बॉक्स का, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर ये जो छोटा बॉक्स है इसका एक बॉक्स है 0.5 और वाई एक्सिस पर ये है 1। तो एक छोटा सा जो स्क्वायर सेक्शन है ये तकरीबन 0.5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के मेरे पास इस रीजन में 15 बॉक्सेस हैं जो मैंने रेगुलर शेप के थ्रू 0.5 किस तरह निकाले इसे? 0.5 इस तरह निकाला है। दोबारा बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे ये जो छोटा सा डिवीजन है ये 0.5 के बराबर है, सही है, और सही। वाई एक्सिस पे ये 1 के बराबर है। तो मैं इसका अगर एरिया लेता हूँ स्मॉल स्क्वायर का, तो ये एरिया आएगा 0.5, 0.5 इंटू 1, सही है। सर
अब इस तरह के मेरे पास बेटा, अगर मैं ऐसे ही अंदाजन काउंट करूं तो ये तकरीबन 15 बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, ठीक है। ठीक। तो इस तरह से 7.5 मीटर एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने पड़ेंगे अपने इन आंसर्स में, इसमें सर। इसमें 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 और इसमें। ये तो आगे रेगुलर शेप से निकाल लिए मैंने, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। इस आंसर्स के सम के बाद मुझे 7.5 इसमें मजीद ऐड करना है, तो मेरा टोटल आंसर बन रहा है 930। ठीक है ठीक सर। है, तो इसकी वर्किंग जो है वो जरूरी आप देख लें। ये एक कह लें कि अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह आते नहीं है, लेकिन अगर इरेगुलर शेप है तो हम फिर क्या करेंगे, उसको जितने रेगुलर शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम करेंगे, और फिर उसके बाद उसका एरिया निकालेंगे। ओके, रेगुलर शेप्स अलग निकाल लें, और जितना एरिया बच जाए उतने छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं उन सबको काउंट करके उनका एक का एरिया निकालकर उससे मल्टीप्लाई करके उस आंसर को भी ऐड कर लें अपने आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया यहाँ तक? 930 हो गया। नाइन 930 मीटर्स इसका आंसर आ गया आपके पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? कम हो रही है। एक्सेलरेशन कम हो रही है। टाइम जीरो पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी या मिनिमम थी? मैक्सिमम है सर। और बाय द टाइम एक्सेलरेशन क्या होती जा रही है बेटा? कम होती जा रही है, सही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो मुझे पता है टाइम जीरो पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और कितने टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हो गई है बताएं? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कब हुई है? 20 पे सर। तो इसका मतलब है मुझे एक्सेलरेशन को 20 पर जीरो करना है, और टाइम जीरो पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? 9.81 होगी ना? सर। तो तकरीबन 10, या आप कह लें 10 से थोड़ा सा पॉइंट पहले लगाकर इसको 20 पर आप करेंगे जीरो। कैसा ग्राफ बनेगा? डिक्रीजिंग स्ट्रेट एक्सेलरेशन। लाइन नहीं बनेगी सर? कैसी स्ट्रेट लाइन बेटा? मतलब इस तरह कर्व क्यों बन रहा है? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली कम हो रही है या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रही है? जो रिजल्टेंट फोर्स है ना बेटा, वो एयर रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट होती है, सर। सही है। और एयर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली जो है ना वो बढ़ नहीं रही, सर। ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं होगी। एयर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं होगी तो रिजल्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंटली कम नहीं होगी। सर। और अगर रिजल्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंटली कम नहीं हो रही तो फिर एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंटली कम नहीं होगी, वो भी फोर्स नॉन लीनियरली कम, सर। ठीक है। और ये ग्राफ्स हमने काइनेमेटिक्स के जो ग्राफिकल क्वेश्चंस है ना उसमें भी हमने किए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, इसके ऊपर लिख लो आप लोग, ये AT ग्राफ है फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी कभी टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आ रहा होगा और उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहे होगे, हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालना है हमें। क्या क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है, ब्रॉट टू रेस्ट एट पॉइंट बी, और इनिशियल स्पीड भी गिवन है। तो बेटा क्या करेंगे, 2as
इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमने निकालना है एस, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, वी इज 0 माइनस यू हमें दिया हुआ है 4.1 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ए, जो ए है ना ये डीसेलेरेशन है इसलिए इसको नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव 2.7 एक्सपोनेंट 14। तो हमें बताएं कि कितना डिस्टेंस आ रहा है कैलकुलेशन करके। इसका आंसर आ रहा है 0.031।